वहां पे आपका सी कनेक्टेड था, जहां पे आपको मैं मिलर थ्योरम का एग्जांपल दिया था वहां पे आपका सी कनेक्टेड था, मतलब एमीटर के साथ पैरेलल में एक कैपेसिटर लगा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या अप्लाई किया था मैं, मिलर थ्योरम अप्लाई किया था, ठीक है। एक और हेडिंग लिखते हैं हम लोग, डुअल ऑफ मिलर थ्योरम, डुअल ऑफ मिलर थ्योरम। जो आपका मिलर थ्योरम होता है वो एक्चुअली आपके फीडबैक एलिमेंट के एनालिसिस के लिए यूज होता है, ठीक है। अगर कोई एलिमेंट फीडबैक में कनेक्टेड है, फीडबैक का मतलब क्या है, आउटपुट और इनपुट टर्मिनल के बीच में कोई एलिमेंट कनेक्टेड है, तो उसके एनालिसिस के लिए आपका मिलर थ्योरम यूज होता है, ठीक है। लेकिन एक और सेकेंडरी केस आपके पास डेवलप होता है जहां पे आपका एक एलिमेंट इनपुट का भी पार्ट होता है, आउटपुट का भी पार्ट होता है, ठीक है। तो मैं ऐसा एक एलिमेंट ड्रॉ करता हूं, ये बनाया मैं आपके लिए इनपुट टर्मिनल, ये बना दिया मैं आपके लिए इनपुट टर्मिनल, यहाँ पे वोल्टेज V1 ऐड कर रहा है, ठीक है। टू पोर्ट नेटवर्क की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपके लिए इनपुट वोल्टेज वाला टर्मिनल बना दिया, ठीक। वैसे ही बनाता हूँ मैं यहाँ पे आपके लिए आउटपुट टर्मिनल, ठीक। ये मेरे लिए ग्राउंड है, कोई भी वोल्टेज ग्राउंड के स्पीड मेजर हो रहा है, तो ये हो गया मेरे लिए V2, ये हो गया मेरे लिए V2। तो ये कोई भी एक टू पोर्ट नेटवर्क है, ये V1 यहाँ पे इनपुट वोल्टेज, तो I1 यहाँ से करंट निकलेगा, ठीक, यहाँ से करंट निकलेगा I2, टू पोर्ट वोल्टेज और टू पोर्ट करंट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब एक ऐसा एलिमेंट लेता हूं जो आपके इनपुट नेटवर्क का भी पार्ट है, जो आपके आउटपुट नेटवर्क का भी पार्ट है, ठीक है। सपोज करो ऐसा एक एलिमेंट लिया मैं, ये लगा दिया मैं एक आपके लिए एलिमेंट यहाँ पे Z, ये एक Z एलिमेंट लगाया मैं यहाँ पे, ये आपके इनपुट का भी पार्ट है, आउटपुट का भी पार्ट है, ठीक। बीच में कैसा एलिमेंट कनेक्टेड है Z, ये आपके इनपुट का भी पार्ट है, ये आपके आउटपुट का भी पार्ट है, ठीक है। ये फीडबैक एलिमेंट नहीं है, ये इनपुट और आउटपुट नोड के बीच में कनेक्टेड नहीं है, ये एक दूसरे नोड से कनेक्टेड है, जो इनपुट नेटवर्क का भी पार्ट बन रहा है और आउटपुट नेटवर्क का भी पार्ट बन रहा है, ठीक है। अब ये भी आपके आउटपुट नेटवर्क को अफेक्ट करेगा, ये आपके इनपुट नेटवर्क को भी अफेक्ट करेगा, ठीक है। दो जगह दिख रहा है आपको ये, ठीक है। तो इसको मुझको दो पार्ट में ब्रेक करना है, इसको मुझको दो पार्ट में ब्रेक करना है, सच दैट ये इनपुट का पार्ट अलग आ जाए, आउटपुट वाला पार्ट अपना अलग आ जाए, ठीक। यहाँ से करंट कितना फ्लो हो रहा है, I1, यहाँ से करंट I2, ये कनेक्टेड है ना, ये डॉटेड लाइन से बनाया हूं, लेकिन ये कहे में कनेक्टेड है मेरे लिए, ठीक, ये कनेक्टेड है, ठीक है। अब देखो यहाँ से करंट कितना फ्लो होगा, Z से, I1 यहाँ आ रहा है, I2 यहाँ आ रहा है, दोनों ऐड हो जाएगा, तो I1 प्लस I2 कहाँ से फ्लो होगा, Z से फ्लो होगा, ठीक। अब मैं करता हूँ इसका एनालिसिस, इसके लिए मैं इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करता हूँ ऐसा, ये हो गया मेरे लिए फर्स्ट पार्ट इनपुट वाला Z1, ठीक, ये हो गया फर्स्ट पार्ट Z1, ये आया मेरा सेकेंड पार्ट Z, ये आ गया मेरे लिए सेकेंड पार्ट Z2, ठीक। और ये एलिमेंट यहाँ से ब्रेक हो गया, ये एलिमेंट मेरे लिए यहाँ से ब्रेक हो गया दो पार्ट में, ठीक। ये हो गया मेरे लिए प्लस V1, ये हो गया मेरे लिए प्लस माइनस V2, करंट निकल रहा है यहाँ से मेरे लिए I1 और यहाँ से करंट निकल रहा है मेरे लिए I2। देखो जो बीच में एलिमेंट था उसको मैं दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, Z1 में और Z2 में। Z1 वाला पूरा अलग से आपको इनपुट नेटवर्क में दिख रहा है, Z2 वाला अलग से पूरा आपको आउटपुट नेटवर्क में दिख रहा है, क्लियर, ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, जो मेरा फर्स्ट नेटवर्क, जो मेरा फिगर A है, ठीक है, जो मेरा फिगर A है, और ये हो गया मेरे लिए फिगर B, ये ग्राउंड है अपने लिए, ठीक, ये हो गया मेरे लिए फिगर B। मैं अप्लाई करता हूँ एक KVL इनपुट में फर्स्ट वाले के इनपुट में एक KVL अप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो ये बन जाएगा मेरे लिए माइनस V1 प्लस I1 प्लस I2 इंटू Z इक्वल टू 0। तो V1 बराबर हो गया आपके लिए I1 प्लस I2 इंटू Z, ठीक है। ये हुआ मेरे लिए पहला इक्वेशन। आउटपुट में KVL अप्लाई करता हूँ, यहाँ पे आउटपुट में KVL अप्लाई करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा मेरे लिए माइनस V2 प्लस I2 प्लस I1 इंटू Z इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा V2 इक्वल टू I1 प्लस I2 इंटू Z। ये हो गया मेरे लिए सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब आता हूं मैं फिगर बी में, ठीक है। फिगर ए में क्या किया, मैं दो केवीएल अप्लाई किया, एक केवीएल इनपुट में अप्लाई किया, एक केवीएल आउटपुट में अप्लाई किया, दो इक्वेशन मिल गया मेरे को। अब मैं फिगर बी में अप्लाई करता हूं इनपुट में केवीएल, ठीक है। इनपुट में केवीएल अप्लाई करूंगा तो दिखेगा मेरे को ऐसा माइनस V1 प्लस I1 इंटू Z1 इक्वल टू 0। खत्म हो जाएगा केवीएल। देखो तो डायरेक्ट ग्राउंड से कनेक्टेड है ना, तो जीरो पोटेंशियल, तो खत्म हो गया केवीएल यहाँ पे, ठीक है। तो V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V1 की वैल्यू हो जाएगी I1 Z1, ठीक। ये हो गया मेरे लिए थर्ड इक्वेशन। इसके भी आउटपुट में केवीएल अप्लाई करता हूँ, इसके आउटपुट में केवीएल अप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा मेरे लिए माइनस V2 प्लस I2
इंटू Z2 इक्वल टू 0, तो V2 की वैल्यू हो गई आपके लिए I2 Z2, ठीक, और ये हो गया आपके लिए इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। वैसे 4 इक्वेशन निकाला मैं आपके लिए, ठीक है। क्या क्या, एक बार इनपुट में KVL, फर्स्ट फिगर के आउटपुट में KVL, फर्स्ट फिगर के एक बार इनपुट में KVL, सेकंड फिगर के एक बार आउटपुट में KVL, सेकंड फिगर के, ठीक है। 4 इक्वेशन मिला मुझको 1 2 3 और 4, ठीक है। लेकिन V1 और V2 तो कभी चेंज नहीं होने वाला है, V1 जितना उस फिगर में उतना ही V1 इस फिगर में रहेगा। मतलब क्या कर सकता हूँ मैं, इक्वेशन 1 और 3 को कंपेयर कर सकता हूँ, मतलब मैं इक्वेशन 1 और 3 को कंपेयर कर सकता हूँ। तो इक्वेशन 1 और 3 बराबर रहेगा, इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 क्या है मेरे लिए, I1 प्लस I2 इंटू Z इक्वल टू I1 Z1। निकालना क्या है मुझको, Z1 का वैल्यू निकालना है, निकालना क्या है मुझको, Z1 का वैल्यू, ठीक है। तो Z1 क्या हो जाएगा मेरे लिए, Z1 हो जाएगा मेरे लिए Z बाय I1 प्लस I2 अपॉन I1, ठीक। तो Z1 हो गया मेरे लिए Z इंटू I1 बाय I1 1 प्लस I2 बाय I1, ठीक, ये हो गया मेरे लिए प्लस I2 बाय I1, ठीक है। वैसे सिमिलरली क्या होगा मेरे लिए, सेकंड इक्वेशन बराबर होगा फोर्थ इक्वेशन के, सेकंड इक्वेशन बराबर हो गया मेरे लिए फोर्थ इक्वेशन के। तो क्या हो जाएगा मेरे लिए I1 प्लस I2 Z, I1 प्लस I2 Z इक्वल टू I2 Z। तो यहाँ क्या निकालना है मुझको, Z2 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो Z2 का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे लिए, Z2 का वैल्यू हो जाएगा Z इंटू I1 प्लस I2 अपॉन I2, ठीक। तो ये क्या हो गया मेरे लिए Z2 इक्वल टू Z इंटू I1 बाय I2 प्लस 1, ठीक है। Z1 Z2 दोनों की वैल्यू मिल गई मुझको, Z1 और Z2 दोनों की वैल्यू मिल चुकी है। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे ये I1 क्या है, इनपुट करंट, I2 क्या है, आउटपुट करंट, लेकिन दोनों पोर्ट करंट है, दोनों क्या है मेरे लिए, पोर्ट करंट। अगर मैं करंट गेन लिखना चाहूँ तो करंट गेन क्या हो जाएगा मेरे लिए, यहाँ पे AI इक्वल टू माइनस I2 बाय I1, ठीक। तो इस रिलेशन का मैं यूज कर डालता हूँ, ये क्या है मेरे लिए, इंटरनल करंट गेन है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे पुट करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा मेरे लिए Z1 इक्वल टू Z इंटू 1 माइनस AI, ये हो गया मेरे लिए पहला इनपुट एलिमेंट, ये हो गया मेरे लिए फर्स्ट इनपुट एलिमेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे लिए, ये Z2 इक्वल टू Z1 माइनस 1 बाय AI, तो ये हो गया मेरे लिए सेकेंड Z2 का इक्वेशन, ठीक है। तो Z1 और Z2 दोनों के इक्वेशन को मैं निकाल लिया। यहाँ पे करंट गेन और जो मेरा कॉमन एलिमेंट था उसके टर्म्स में, ये कहलाता है आपका डुअल ऑफ मिलर थ्योरम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डुअल ऑफ मिलर थ्योरम बोलते हैं, ठीक है। सबको समझ में आया, एकदम सिंपल था। बस आपको यहाँ पे KVL अप्लाई करना था दो जगह, मिलर थ्योरम में आपको दोनों जगह KCL अप्लाई करना था, ठीक है। तो मिलर थ्योरम और डुअल ऑफ मिलर थ्योरम लगभग हर एक पेपर में आते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, नोट कर लो पहले इसको, फिर इसका एग्जांपल देखते हैं कौन सा कहां पे अप्लाई करना है, ठीक है। आपको कब कौन सा थ्योरम अप्लाई करना है, सो दैट आपको एलिमेंट जज करना है, मतलब आपको एलिमेंट देख के समझ में आए कि हाँ इस एलिमेंट में मुझको मिलर थ्योरम अप्लाई करना है, इस एलिमेंट में मुझको डुअल ऑफ मिलर थ्योरम अप्लाई करना है, ठीक है। तो आपको लास्ट वाला एग्जांपल याद है जहां पे मैं आपके लिए मिलर थ्योरम अप्लाई किया था ट्रांजिस्टर में, ठीक है। एक और मैं ड्रॉ करता हूं जहां पे मैं आपके लिए डुअल ऑफ मिलर थ्योरम को अप्लाई करूंगा, ठीक है। तो इस फिगर को देखना और पुराने फिगर से भी कंपेयर करना उसको, ठीक है। इस वाले फिगर को देखो और मुझको बताना डिफरेंस, ठीक है। देखो ये हो गया मेरे लिए बेस टर्मिनल, ये हो गया मेरे लिए बेस टर्मिनल, ये हो गया मेरे लिए कलेक्टर टर्मिनल, ये हो गया मेरे लिए एमिटर टर्मिनल, ठीक है। एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है, इससे मैं क्या बनाया हूं आपके लिए, एम्पलीफायर ड्रॉ किया हूं, ठीक। तो इस फिगर को देखो और जो लास्ट वाला फिगर बनवाया था आपके लिए एग्जांपल में मिलर थ्योरम के, उसको देखो, दोनों में उसको डिफरेंस बताओ। एक तो बाईपास कैपेसिटर आपके लिए गायब है, यहाँ पे सी था, वहां पे यहाँ पे सी नहीं है, वहां पे सी था, ठीक है। तो सी का एक डिफरेंस दिखा आपको, दूसरा कुछ आर डैश का कनेक्शन देखो आप लोग, जो आर डैश का कनेक्शन है ना, आर डैश को आप देख के ये नहीं बोल सकते कि आर डैश का एक एंड यहाँ पे बी पे कनेक्टेड है, आर डैश जो आपने लगा हुआ है यहाँ पे, इसका एक एंड आपके लिए बी पे कनेक्टेड है, ठीक है। दूसरा एंड इसका कलेक्टर पे कनेक्टेड है क्या, दूसरा एंड इसका कलेक्टर पे कनेक्टेड नहीं है ना। कलेक्टर, बेस और एमिटर से आपको मतलब हमेशा ये होना चाहिए कि ये इनर टर्मिनल्स होते हैं ट्रांजिस्टर के। मैं इस पॉइंट को बेस बोल सकता हूँ, मैं इस पॉइंट को एमिटर बोल सकता हूँ, मैं इस पॉइंट को कलेक्टर बोल सकता हूँ, लेकिन मैं इस पॉइंट को बेस नहीं बोल सकता। इस पॉइंट को कभी भी बेस नहीं बोलोगे, है ना। इस पॉइंट को कभी भी आप कलेक्टर नहीं बोलोगे, इस पॉइंट को कभी भी आप एमिटर नहीं बोलोगे। एमिटर, बेस और कलेक्टर सबके सब क्या होते हैं, इनर टर्मिनल ऑफ ट्रांजिस्टर होते हैं। और मैं आउटपुट कहां से ले रहा हूँ, आउटपुट में कलेक्टर से ले रहा हूँ, है ना, आउटपुट तो मैं कलेक्टर से ले रहा हूँ। तो अगर मैं आर डैश को देखूं तो हाँ ये इनपुट टर्मिनल से कनेक्टेड है, जहां पे मैं इनपुट दे रहा हूं वहां से कनेक्टेड है परफेक्टली, बेस में कनेक्टेड है आपका आरबी का, आर डैश का एक टर्मिनल, ठीक है। लेकिन इसका दूसरा टर्मिनल जो है ना वो सी पे कनेक्टेड नहीं है,
इसका दूसरा टर्मिनल आपके लिए सी पे कनेक्टेड नहीं है। सी पे कनेक्टेड नहीं है मतलब क्या, आउटपुट से कनेक्टेड नहीं है। और फीडबैक एलिमेंट क्या होता है, जो इनपुट से भी कनेक्टेड और जो आउटपुट से भी कनेक्टेड हो। तो आपको ये देख के पता रहे कि ये आपके लिए आउटपुट वाला, ये आपके लिए फीडबैक वाला एलिमेंट नहीं है, आर डैश आपसे आपके लिए आउटपुट से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या बोला था आपको कि आपको कोई एलिमेंट फीडबैक एलिमेंट है कि नहीं, ये आपको देख के जज करना है एसी इक्विवेलेंट सर्किट से, ना कि डीसी इक्विवेलेंट सर्किट से, ठीक है। तो मैं इसका एसी इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करता हूं। एसी इक्विवेलेंट में क्या करना पड़ेगा, मुझको डीसी सप्लाई को ग्राउंड करना पड़ेगा, ठीक। तो मैं इसको ग्राउंड किया, ठीक है, ये फिगर बना। अब आप देखो यहाँ पे मैं बेस, कलेक्टर और एमिटर मार्क करता हूं, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, है ना। ये बना मेरा एसी इक्विवेलेंट, ये मार्क किया मैं यहाँ पे बेस, ये हुआ कलेक्टर, ये हुआ एमिटर। अब आप ध्यान से आर डैश के नेचर को देखो। आप मुझको ये बताओ कि आर डैश इनपुट का पार्ट है कि आउटपुट का पार्ट है कि दोनों का पार्ट है। आर डैश आपके लिए प्योर इनपुट का पार्ट है, आर डैश आपके लिए प्योर इनपुट का पार्ट है, क्योंकि आर डैश का एक एंड बेस से कनेक्टेड है, दूसरा एंड आपके लिए ये ग्राउंड से कनेक्टेड। तो ग्राउंड को तो मैं यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकता हूँ। उसको अगर मॉडिफाई करूँ मैं, तो आर डैश आपके लिए बन जाएगा एक यहाँ से बेस से लेके ग्राउंड तक, कनेक्शन कोई चेंज ही नहीं हुआ, है ना। आर डैश पहले भी बेस से ग्राउंड कनेक्टेड था, अभी भी बेस से ग्राउंड कनेक्टेड है, ठीक है। अगर आप ध्यान देखो तो कलेक्टर कहाँ से कनेक्टेड है, कलेक्टर आरसी कलेक्टर से ग्राउंड पे कनेक्टेड है। तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, तो ये बन जाएगा मेरे लिए ऐसा। ये हो गया मेरे लिए आर सी। तो एक्चुअली जो उस फिगर में आपको लग रहा था आर डैश, जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था, क्योंकि वो आपके इनपुट आउटपुट दोनों से लगभग कनेक्टेड है, सब फीडबैक का बहुत ज्यादा आइडिया नहीं होगा कि आउटपुट से डायरेक्टली कनेक्टेड होना चाहिए और इनपुट से भी कनेक्टेड होना चाहिए। वो पक्का आर डैश को वहां पे फीडबैक एलिमेंट मान लेगा और वहीं पे मिलर थ्योरम अप्लाई कर देगा, अगर वो मिलर थ्योरम पढ़ा है तो। और कोई भी मिलर थ्योरम तो पढ़ता ही है ना, मिलर थ्योरम तो पढ़ता ही, भले डुअल ऑफ मिलर थ्योरम ना पढ़ता होगा, ठीक है। तो आर डैश आपको क्लियर दिख रहा है कि ये इनपुट का पार्ट है, आउटपुट से कोई लेना देना नहीं है आर डैश का, ठीक है। तो इनपुट का पार्ट है। आरसी आपके लिए क्या है, आउटपुट का पार्ट है। आरसी का इनपुट से कोई लेना देना नहीं है। आरसी क्या है आपके लिए, लोड की तरह ऐड कर रहा है, वैसे भी एक कॉमन एमिटर एम्पलीफायर है, तो आरसी तो वहां पे लोड की तरह ही बिहेव करता है, ठीक है। तो अब देखो आप, आर डैश प्योर इनपुट का पार्ट, आरसी आपके लिए आउटपुट का पार्ट, ठीक है। आर ई को देखो, आर ई बताओ मुझको, ये फीडबैक का पार्ट है कि आउटपुट का पार्ट है कि इनपुट का पार्ट है। आर ई आपके लिए कॉमन है, आर ई आपके लिए इनपुट नेटवर्क में भी कॉमन है, आउटपुट नेटवर्क में भी कॉमन है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि अगर आप आर ई में डुअल ऑफ मिलर थ्योरम अप्लाई नहीं करोगे, अगर आप ध्यान से डुअल ऑफ मिलर थ्योरम वाला फिगर देखो तो आर ई परफेक्टली उसी के लिए बना है, आरई परफेक्टली उसी के लिए ट्रांसफर टू पोर्ट नेटवर्क है ना। और वैसे भी आरई को हम लोग ड्रॉ थोड़ी करते थे, आरई तो मॉडल से अलग बनता था ना, आरई थोड़ी मॉडल में इंक्लूड रहता था। तो आरई क्या है आपके लिए, कॉमन है। आरई आपके लिए इनपुट नेटवर्क का भी पार्ट है, आरई आपके लिए आउटपुट नेटवर्क का भी पार्ट है। अगर अब आरई में जो कॉमन है इनपुट नेटवर्क और आउटपुट नेटवर्क के बीच में, है ना, थोड़ा सा फर्क है। जहां पे मैं मिलर थ्योरम अप्लाई कर रहा था वहां पे वो कॉमन नहीं था इनपुट और आउटपुट नेटवर्क के बीच में, वो एलिमेंट कॉमन नहीं था, वो तो फीडबैक एलिमेंट था, उसका एक एंड आउटपुट से कनेक्टेड था, एक एंड इनपुट से कनेक्टेड था। आरई को देखो आप, तो आरई का कोई भी एंड आउटपुट से कनेक्टेड नहीं है, आरई का कोई भी एंड आउटपुट से कनेक्टेड नहीं है, आरई का कोई भी एंड इनपुट से भी कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। आरई तो बस कॉमन है, इनपुट नेटवर्क के लिए भी कॉमन है, आउटपुट नेटवर्क के लिए भी कॉमन है। मतलब अगर मैं यहां से देखूं आपके लिए इनपुट इंपीडेंस, यहां से अगर मैं देखूंगा आपके लिए इनपुट इंपीडेंस, तो भी मुझको आरई दिख रहा है, तो भी मुझको आरई दिख रहा है। अगर मैं यहां से देखूंगा आपके लिए आउटपुट इंपीडेंस, तो भी मुझको आरई दिख रहा है, ठीक है। लेकिन आरई ना इनपुट का पार्ट है ना आउटपुट का पार्ट है, ये कॉमन, ये दोनों नेटवर्क के लिए क्या है, कॉमन है। तो मैं आरई पे ना डुअल ऑफ मिलर थ्योरम अप्लाई कर सकता हूं, आरई पे मैं डुअल ऑफ मिलर थ्योरम अप्लाई कर सकता हूं। जब मैं आरई पे डुअल ऑफ मिलर थ्योरम अप्लाई कर दिया तो फिगर बनेगा मेरे लिए कुछ ऐसा। आरई हट गया यहां से, जैसे कि मिलर डुअल ऑफ मिलर थ्योरम में हट रहा था, ठीक। एक एलिमेंट आएगा यहां पे जो कि मेरा Z2 है, ठीक। इसके बाद लगा रहेगा मेरे लिए RC, ठीक। एक एलिमेंट आएगा यहाँ पे जो मेरा Z1 है, ठीक। उसके बाद ये लगा हुआ है मेरा R डैश, ये हो गया मेरे लिए RS, और ये हो गया मेरे लिए V ऑफ S, ठीक है। ये हो गया V ऑफ S, ये हो गया R ऑफ S, ये हो गया मेरे लिए R डैश, ये हो जाएगा मेरे लिए RE इंटू 1 माइनस AI, ये हो जाएगा मेरे लिए RE इंटू 1 माइनस 1 बाय AI, ये हो गया मेरे लिए RC, और ये हो गया मेरे लिए R नॉट। तो यहाँ पे मैं RE पे क्या किया, डुअल ऑफ मिलर थ्योरम अप्लाई किया। तो आपको बहुत क्लियर रहे
कि आपको एलिमेंट जज करना आना चाहिए एक नेटवर्क में, है ना। उसके बाद फिर आपको क्या बोलते हैं, उस पता चलेगा उसमें मिलर थ्योरम अप्लाई करना है कि डुअल ऑफ मिलर थ्योरम अप्लाई करना है, ठीक है। तो कभी भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मिलर थ्योरम सिर्फ फीडबैक एलिमेंट के लिए बना, और फीडबैक एलिमेंट मतलब क्या होता है, जो डायरेक्टली आउटपुट से कनेक्टेड हो और उसका एक टर्मिनल इनपुट से कनेक्टेड हो, वो होता है आपके लिए फीडबैक एलिमेंट, ठीक है। क्लियर हो सबको मिलर थ्योरम, डुअल ऑफ मिलर थ्योरम, ठीक है। तो अगर केवल डुअल ऑफ मिलर थ्योरम आएगा आपके एग्जाम में 7 मार्क्स, तो आपको क्या करना है, सारे फिगर ड्रॉ करना है, आपको सारे के सारे फिगर ड्रॉ करना है। अगर मिलर थ्योरम बोले और डुअल ऑफ मिलर थ्योरम बोले, फिर आपकी इच्छा है कि आपको ये एसी इक्विवेलेंट वाला फिगर बनाना है कि नहीं बनाना है। क्लियर, सबको क्लियर हो गया ना अच्छे से दोनों थ्योरम। और जो आपका मिलर थ्योरम है ये वोल्टेज गेन पे बेस्ड है, जो आपका डुअल ऑफ मिलर थ्योरम है ये आपके करंट गेन पे बेस्ड है, ठीक।